नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कई अहम चीज़ें आज सामने आई हैं। एक तरफ हुकूमत का उसके बयान आए हैं, इत्तेहादियों के बयान आए हैं, आपके पार्लियामेंट की बात की गई है, बार कौंसल्स की बात की गई है, अदालत ने 6 रुकन जो लार्जर बेंच बना है 8 रुकनी, उसके भी एक फ़ैसला सामने आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे मेहमानों के सामने। लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए और इसके ऊपर मेरी चंद बातें हैं, फिर अपने मेहमानों का तारुफ, फिर प्रोग्राम। आइए पहले वीडियो देखते हैं। बतौर वजीर कानून एक कलूशन गवर्नमेंट के आज आपको पछतावा है कि 2 जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने में आपका एक अहम था। बाद किया तो आज है उसमें वो 2 जजेस जो है बनता है, तो आज क्या आप पछतावा फील कर रहे हैं? हमारे मज़हब में भी कुरान पाक में हुक्म है तौबा का और माफ़ी का। मैं आज पब्लिक अपॉलोजी ऑफ़र करता हूँ दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक़ में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलोजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। जी नाज़रीन, ये आपने देखा आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर क़ानून हैं, उन्होंने एक सवाल पर ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। जुर्म क्या है ये चार्जशीट में बताता हूँ, लेकिन उनका एक जुमला था कि शरीयत में भी यानी इस्लाम में भी माफ़ी की गुंजाइश है, शरीयत में सज़ा भी है। शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि अगर मेरी बेटी जो जन्नत की मलका है, औरतों की सरदार है, कितना मुक़द्दस नाम है, अगर उसने भी चोरी की होती, चोरी छोटी सी चोरी की होती तो उसके भी हाथ काट देता। तो इस्लामी शरीयत में अगर माफ़ी है तो सज़ा भी है, और उसके साथ साथ माफ़ी की भी जो आपके कहना चाहिए कि जुर्म की नौयत को देखा जाता है माफ़ी के लिए। आपका जुर्म, आपने आइन की वायलेशन की, आपने कानून तोड़ा, आपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, आपने अपने ओहदे के साथ बदअंती की, आपने सीनियर जजेस का हक मारा, आपने मुकम्मल तौर पर इस ओहदे का, इस मुकाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और आपने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के एतमाद को तोड़ा है, तो मेरिट का कत्ल किया है। तो आप समझते हैं कि एक माफ़ी से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहकर के इस्लाम में माफ़ी है, इन जुर्मों की माफ़ी इस तरह होती है? आपको तो पहली फुर्सत में चाहिए कि आप में अगर थोड़ा सा भी किरदार है, थोड़ा सा भी, तो मैंने जुर्म गिनवा दिया है आपको इस चार्जशीट के बाद। और ये माफ़ी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट भी बता दी है कि जुर्म और किस शख्सियत के बारे में। तो उसके बाद अगर आप में थोड़ा सा भी किरदार है, थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी, एक और बहुत बड़ा काम आपने किया है, वो भी मैं बता दूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो तफरीक है ना, वो तफरीक का बिगाड़ कर दिया, उस तवाज़न में बिगाड़ कर दिया है, जिसका खुमियाजा आज 22 करोड़ आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। तो माफ़ी मदावा नहीं है, इसका मदावा रेजिग्नेशन है, और आइंदा किसी भी सरकारी ओहदे में आपका आना ऐसे ही है जैसे एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन का दोबारा उस ओहदे पे आना है। यहाँ तक बात करूँगा। आइए मेरे पास मेहमान हैं,
उनका तारुफ करा दूं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अमान रानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बैरिस्टर गौहर खान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे साथ होना है। अब अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं इसका इल्म नहीं है मुझे, लेकिन वो भी साथ होंगे। जनाब अमानुल्लाह कनरानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जनाब क्या कहेंगे, एक तरफ आपके बेंच है, फिर बेंच का फैसला भी आ गया है, दूसरी तरफ लगता है हुकूमत चारों शाने चित है, सारे मसले पार्लियामेंट में चले गए हैं, पार्लियामेंट के बिल को, पार्लियामेंट की कानून साजी को, इस फैसले में जो उसकी पोजीशन है वो आपके सामने, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि पार्लियामेंट गैर महफूज होती जा रही है, हुकूमत चारों शाने चित है, और जिस बेंच पर हुकूमत को और पार्लियामेंट मुस्तरद करती है वो बेंच अपना फैसला दिए जा रही है, अपनी नई बेंच बना रही है, अपने केसेस को ले रही है और वाज़ेह तौर पे बता रही है कि कानून उनके लिहाज से कि कानून और आइन क्या कहता है। जी क्या कहेंगे अमानुल्लाह कुरनानी साहब? जनाब अली, पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस जानब मबज़ूल कराऊंगा कि जो 8 रुकनी बेंच है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, पाकिस्तान आइन के लिहाज एक विफाक है। देखें, इस मुल्क में 2 तर्ज हुक्मरानी है, एक को कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में फ़र्द वाहिद का अख्तियार चलता है, मरकजियत चलती है। जहाँ फेडरेशन की बात आ जाए वहाँ फेडरेटिंग यूनिट्स सूबे होते हैं और हर एक के बराबरी के हकूक़ हैं। सेनेट की मौजूदगी आपकी गवाह है, सदारती इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो आपकी गवाह है। पंजाब की पूरी असम्बली बलूचिस्तान असम्बली के बराबर समझी जाती है सदर के इलेक्शन में, इसलिए वो एक वफाक की अलामत है। सेनेट में बराबरी की बुनियाद पर आपकी सीटें हैं। बदकिस्मती ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट है या ये पता नहीं किस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता है। जब पाकिस्तान एक वफाक है, आज इस बेंच के अंदर वफाक के 3 हिस्से उसमें से गायब हैं, 3 हिस्से। सिर्फ पंजाब और पंजाब की डोमिनेशन है। मुझे पंजाब से इख्तिलाफ नहीं है, मगर ये सोच ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। मैं उस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान से कोई जज इसमें शामिल नहीं है, इस वक्त KP से इसमें कोई जज शामिल नहीं है, इसमें सिंध का सिंधी कोई भी शामिल नहीं है। मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, मुझे उर्दू स्पीकिंग सिंधी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, मगर ये एक हकीकत है कि उर्दू स्पीकिंग का अपना एक जगह है, वो है कराची, और उसको सिंधी बोलते हैं। जो धरती है सिंध, उसकी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में है भी नहीं और जानबूझ के उसको नहीं मौका दिया जा रहा है कि सिंध का कोई सिंधी यहाँ नुमाइंदगी करे। तो इस बदकिस्मत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आप क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं ये जस्टिस मुनीर जिसने उसका बीज डाला और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को डिसमिस करके उसने जो है ना उनको असम्बली को मेंटेन किया, गुलाम मोहम्मद के असम्बली को तोड़ने के अमल को, और इसके बाद आपने देखा पाकिस्तान जो है नहीं रह सका है, एक नहीं रह सका। दूसरा फैसला जस्टिस इरशाद हसन खान का है जिसने ज़ियाउल्लाह को एक डिक्टेटर कहा आप आइन में तरमीम कर सकते हैं और 3 साल आप हुकूमत में भी रह सकते हैं। ये तीसरा उसका पैरवी है, मैं समझता हूँ। अब बंदियाल साहब जो है ये दोनों जजमेंट्स की पैरवी कर रहे हैं, जस्टिस मुनीर की, जस्टिस इरशाद हसन खान की। पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं, पार्लियामेंट के वजन को महसूस नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट वो इदारा है जिसके पीछे 22 करोड़ अवाम खड़े हैं, जिसके पीछे लोगों के वोट हैं, जिसके पीछे लोगों की जानें हैं, जिसके पीछे लोगों की मेहनत है। जज तो चोर दरवाजे से आए हुए, मैं कह रहा हूँ चोर दरवाजे इसलिए कहता हूँ जो सिनाटी पर नहीं आता है। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324 उसके अंदर ये मुतय्यन हो गया कि आइंदा जज जो है सुप्रीम कोर्ट में सिनाटी से जाएगा। फिर इसके बाद आपका PLD 98 सुप्रीम कोर्ट 961 में बाकायदा एक चीफ जस्टिस को इसी बात पर निकाला गया, हालांकि वो 1 साल 2 साल तक वो चीफ जस्टिस रह चुका था, मगर फिर भी उसको उठा के फेंक दिया क्योंकि आप सीनियर नहीं हो। इन तमाम मिसालों के बावजूद जूनियर जजों को बिठाकर अपने साथ, पहले तो उनकी अपॉइंटमेंट गलत है क्योंकि जूनियर जजों के अपॉइंटमेंट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, अभी भी वो पेंडिंग है। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्प्यूटेड है, जो जजेस बैठ के फैसला कर रहे हैं। नहीं तो क्या ये सिर्फ गलती चीफ जस्टिस की है?
जी, वोट गलती देने नहीं है, वालों की गलती ये नहीं है। बदनीयती है, इसको नहीं है, गलती नहीं चले कहते। चले मैंने बदनीयती की, लेकिन सर आपने भी तो मेरा साथ दिया, आपने भी तो वोट दिया। आपने क्यों वोट दिया? आप 2 वोट पहले भी नहीं दिए थे तो 5 जूनियर जजेस नहीं अपॉइंट हो चुके थे, याद है बिल्कुल सर? बिल्कुल जुर्म है, आपने सही कहा है, जुर्म है, कौमी जुर्म है, तो फिर ये कौमी जुर्म है, उस जुर्म का खमियाजा भुगत रहे हैं ना। अब तो इसका हल भी पार्लियामेंट के पास है, आज भी उसको आइन सर शिकनी पार्लियामेंट के पास क्या हक है? मैं तो ये समझ रहा आइन हूँ, शिकनी, मुझे आज ये सिर्फ ये पार्लियामेंट के अंदर- बताइए, मैं आपको उन्होंने खबर दे उन्होंने रहा हूं। एक मिनट सर, एक जुमला मैं यहाँ कर दूं, उसके बाद आप खबर दीजिए कि मैं इस फैसले में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को इतना खुला नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल कानून साजी उनका हक है, लेकिन कोई ऐसी कानून साजी कर दें जिसमें वो मुल्क को ही भेज दें, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं उस जुमले को उस तरह कोट कर रहा हूँ आम लोगों को समझाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट तो करना है, वो तो कहती है मैं रेगुलेट करूंगी। ये जो आपने 191 पे हमला किया है, ये हमारा इस्तेहकाक था, आपने कैसे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शंस है, जो फैसले है, जो उनका इख्तियार है, उस पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? जी ये क्या उनका कहेंगे? अख्तियार नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है? 191 में कहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है? 191 आप पढ़ें, आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट रूल बनाएगा। तो आइन तो वही है जो सब मानते हैं, और कानून वही है जो अभी बना है और इसको मानते नहीं है, जबकि उसमें लिखा हुआ है उसके ताबे। इससे ज्यादा प्राइमरी के बच्चे को दे दें, वो भी इसको पढ़ के यही कहेगा, कानून के ताबे रूल बनेगा। अब अगर कानून बन गया हो, कहते हम उस कानून को मानते ही नहीं है, हम आजाद हैं। कल सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाए तो क्या करेगा? कल जो है कहेंगे जी हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट के पास ये भी अख्तियार है, कल कहे जी हमें नहीं है जरूरत सुप्रीम कोर्ट की। मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ इनको आइन शिकनी का नोटिस देना चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए। आर्टिकल 5 लिखा हुआ आइन में, हर शख्स आइन का वफादार रहेगा, जो भी आइन से रूगर्दानी करेगा उनको आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। ये आइन से मुतसादम फैसला है, अभी तक कानून बना नहीं है। कानून बनाना जो है इसका प्रिविलेज है, अपना प्रोरोगेटिव है का पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के ऊपर ये हमला है, मैं समझता हूँ ये जजमेंट नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। या 6-8 जज हुक्मरानी करेंगे या 22 करोड़ अवाम करेंगे। 22 करोड़ अवाम के पास जो एक ताकत है अपनी मेहनत का, कानून का, नहीं, आइन क्या का। ताकत है सर? मुझे बता देना, उठा के फेंक तो दिया। अवाम आपके की ताकत आपके है, सर खुदा की अवाम कसम, की ताकत आपकी वो करारदाद है जिसका पहले ही उन्होंने बता दिया है कि ये करारदाद जो है वो उठा दी उन्होंने। आपने कहा कि जी ये बेंच हम मुस्तरद करते हैं, वो तो उस बेंच में उन्होंने 8 रुकनी बेंच बना के अपनी ताकत का भी सामने ले आए जनाब। कि इस वक्त अगर फुल कोर्ट भी आप बनाएं तो भी उनकी तादाद ज़्यादा है, 9, 8 और 7 का है। तो उन्होंने तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी ताकत दिखा दी है, सर, अपनी और ताकत दिखाया, अपना उनको दिखा। तो पार्लियामानी- पार्लियामेंट कहाँ है सर? हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो चारों शाने चित है। आप वहां भड़कियां मार रहे हैं, सिर्फ आप वहां भड़कियां मार रहे हैं पार्लियामेंट में, आपके अमल कहाँ है? आप कह रहे हैं पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज है, तो सर मुझे अमली तौर पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। माफी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं ये तो कह रहा हूं, उनको कल पार्लियामानी कमेटी में बुलाना चाहिए कि आपने पार्लियामेंट के इकदामात को इस तरह जो है डिवैल्यू कर दिया, उस तरह फ्लोट किया है जिस तरह कोर्ट के फैसलों को फ्लोट नहीं किया जा सकता है, इस तरह पार्लियामेंट का भी तकद्दुस है। तो पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार मौजूद है, जो शख्स भी पार्लियामेंट के कवानीन सर को फ्लोट महफूजियत से क्या, जिसने पहल की वही सिकंदर। हाँ, मैं आगे आता हूं आपके पास दोबारा। मैं जरा रोकड़ी साहब को भी ले लूं। और कौन है भाई मेरे साथ? रोकड़ी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। रोकड़ी साहब, आपके सामने है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जिस मुतनाज़ा बेंच को हुकूमत ने मुस्तरद किया, पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई परवाह नहीं की है। उन्होंने फिर 8 रुकनी बेंच बनाया, हुकूमत ने आज मुस्तरद कर दिया, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। आज उनका फैसला पढ़ें, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि हम रेगुलेट करेंगे, आइनी बॉडी हैं, हमारे हकूक़ हैं, हम किसी सूरत में गस्प नहीं होने देंगे। चुनांचे मुझे तो हुकूमत चारों शानी चित नज़र आ रही है और पार्लियामेंट में भड़कियाँ नज़र आ रही हैं, और अमली जो काम कर रहे हैं ये वो तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सर जी क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आपने पहले कहा ना कि पार्लियामेंट कहाँ है, यानी पार्लियामेंट कहाँ है। मैं पार्लियामेंट कहाँ है या कोई कहाँ है, उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि कानून कहाँ है और एथिक्स कहाँ है, वैल्यूज़ कहाँ है। यानी
एक टग ऑफ वॉर है। और जजेस यानी जिनकी तरफ आप इससे ऊपर क्या सोच सकते हैं? एज ए कॉमन पर्सन ऑफ पाकिस्तान सिटीज़न के तौर पे मैं उससे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ या उससे ज़्यादा अहल या उससे ज़्यादा अपने लिए यानी अदल के लिए, मुझे अदल चाहिए तो मुझे उससे ज़्यादा बड़ी शिफा कहाँ से मिलेगी इस निज़ाम, इस जस्टिस सिस्टम के बगैर। लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम दागदार हो गया, यानी टग ऑफ वॉर है। आपको लग ही नहीं रहा कि जुडिशल सिस्टम है, जजेस हैं और इस तरफ हुकूमत है। एक ज़ाती जंग, एक ज़ाती कैफियत है और एक ऐसे शख्स के लिए कि जो कहीं बैठा हुआ है ज़मान पार्क में और जो एक पूरे मुल्क के साथ खिलवाड़ खेल रहा है। और फिर आप ये देखें कि कानून बना ही नहीं है अभी तक। एक चीज़ होती है ना कि आज का ये बेंच अनाउंस कर देना और उसकी वर्डिक्ट्स आ जानी, उसकी तारीखें आ जानी, अभी तक बना ही नहीं है। अभी पार्लियामेंट से उस प्रेसिडेंट के पास गया जो इस मुल्क के ऊपर एक और कलंक का दाग है। यानी एक प्रेसिडेंट बन गए हो, अल्लाह के बंदे, तुम्हें इसके बाद सारी उम्र, यू आर एन एजड मैन, उसके बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है, तुम ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त के साथ गुजारो। यानी प्रेसिडेंट एक पार्टी वर्कर, वो भी एक ऐसे छोटे लेवल का पार्टी वर्कर कि जिसका अपना कोई जहन नहीं है, कोई शऊर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। वो पार्लियामेंट के जो फैसले हैं हुए हैं उनके ऊपर 2 नंबर टाइप एतराज़ात लगा कर गेम खेलते, वो कहते हैं, वो इनका लीडर कहता है हम गेम खेल रहे हैं, टू हिम दिस इज़ अ क्रिकेट मैच। वो एतराज़ात लगा के वापस भेज देता है, फिर एक और गेम चलती है, सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बना देता है। यानी कितना अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त ये तमाम चीज़ एक खेल के तौर पर खेला जा रहा है। दोनों हाउसेस को, चाहे सेनेट है चाहे नेशनल असेंबली है, इन दोनों हाउसेस की बेतौकीरी हद दर्जे की जा रही है। जो लोअर हाउसेस थे, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज थे, उसको उस क्रिकेट कप्तान ने वो यानी उसने उसको मसल के रख दिया, उन दोनों हाउसेस की बेतौकीरी कर दी है। इस वक्त तो समझ ये आ रही है सर आप तो कि कुछ लोग बेतौकीरी आप क्यों करवा रहे हैं सर? आपको किसने कहा बेतौकीरी? अगर आपका अगर आइन ने सबकी जुरिडिक्शन तय की हुई है, उस आइन को तीनों रियासती सतून, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते। अगर कुछ लोग, कुछ आइनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं तो पार्लियामेंट ने भी जो फैसला किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हुकूमत जो कर रही है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गोया तीनों रियासती सतून इस मासूम आइन को, इसको जदोकोब कर रहे हैं। क्या कहेंगे रोकड़ी साहब? फिर मैं आगे जाऊं। एक डॉक्टर साहब बात यह है ना कि सबसे बड़ा फुकदान पहले मैं कहता था एक ज़माने में, एक टाइम पहले, कि करप्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है। फिर रियलाइज़ हुआ कि करप्शन बाद का मसला है, हमारा मसला है अहलियत और काबिलियत का। हमारा मसला करप्शन बाद में है। मैं किस इशारों पे जाऊं? और फिर दूसरी चीज़ है कि मुनाफकत का बेइंतहा ज़हूर भी, अरूज भी वगैरह। देखें, आपने मिसाल शुरू की आज़म तारड़ साहब से, आज़म नज़ीर तारड़ से आपने मिसाल शुरू की, और वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी अल्लाह ताला से मांगी जाती है ज़ाती गुनाहों की। ये जो आज जो दिन देख रहे हैं, अगर ये इस तरह के एक्शंस ना लिए जाते, इस तरह के वारदातें ना की जाती, जूनियर लोगों को उठाकर वहाँ पर ना भेजा जाता, और ये सारा क्योस जो आज मचा हुआ है, अगर इन प्रिंसिपल्स को खुद पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग ना तोड़ते तो आज ये काम ना होता। ये वो चीज़ है कि इनका अब खुद अपना किया हुआ, अब नाउ इट इज हिटिंग बैक टू देम। माफ़ी तो अल्लाह ताला से ज़ाती गुनाह की। जो जुर्म हो उसकी दियत है, कत्ल की दियत है, उसके अलावा तो सजाएं हैं। डॉक्टर साहब, मैंने 2018 से पहले, इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम किया, उसमें मैंने कहा कि इस मुल्क को बेरहम एहतसाब चाहिए कबल अज़ इंतखाब। बेरहम एहतसाब इंटेलेक्ट के को भी जो डकैती मारता है, इंटेलेक्ट की और अहलियत के फुकदान की वजह से जो गलत फैसले करता है, उसका भी एहतसाब होना चाहिए कि नालायकी का कौन करेगा सर एहतसाब? या तुम्हारी अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एग्जीक्यूटिव करेगी, जुडिशरी करेगी, पार्लियामेंट करेगी? मैं आता हूं एक ब्रेक, मैं आता हूं। डॉक्टर साहब, मैं शुएब शाहीन साहब को भी मैंने लाइन पे लिया है। शुएब शाहीन साहब, 8 रुकनी बेंच का मैं आता हूं आपके पास। जनाब शुएब शाहीन साहब भी हैं, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, फॉर्मर आपके प्रेसिडेंट भी रहे। शुएब शाहीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जी आ रही है। जी शुएब साहब, क्या कहेंगे इस मौजूदा सूरत हाल को? इस वक्त फिर 8 रुकनी बेंच पर एतराज़ हो गया है, हुकूमत की तरफ से भी,
पार्लियामेंट की तरफ से भी बड़ी बड़ी धमकियां भी आ रही हैं, इधर जो है वो फैसला हम देख रहे हैं 8 रुकनी बेंच का। आपको क्या नजर आ रहा है सर, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त तो ये क्वाइट एक्सपेक्टेड था। जब ये पिछले 1-1.5 महीने, जब सबसे पहली बात यह है कि 90 डेज में इलेक्शन वाली बात आई, इनको बगैर किसी कोर्ट प्रोसीजर के, बगैर किसी कोर्ट में जाए पीडीएम की हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए था और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। जब ये इलेक्शन से भागने के लिए हीले बहाने इन्होंने अडॉप्ट करने शुरू किए, फिर कोर्ट की इंटरवेंशन हुई, फिर ये फुल कोर्ट, ये 4-3, 3-2, 3-4, ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू किए और उसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने शुरू की और करारदादों के पीछे छुपने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर इन टाइमिंग्स पे ये जो बिल लेकर आए, इन सारी चीजों का अंजाम तो ये नजर आ रहा था और ये होना ही था। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इनके लिए टाइम है, बजाय इस बात के कि इसको मजीद खराब करें और अपने आप को भी खराब करें, और पब्लिक में ये अपने आप को खराब कर रहे हैं, जिसमें ये कर रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इलेक्शन से भागने का जो तरीका कार है इनको, पब्लिक में भी इनके खिलाफ नफरतें फैल रही हैं। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि ये जितना जल्दी हो, जितना जल्दी मुमकिन हो, ये इलेक्शन की तरफ जाएं और अपने आप को आइन और कानून के ताबे करें। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल कानून और आइन की फतह है और ये बेहतर फैसला है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये कभी बार कौंसिल के पीछे छुप रही है हुकूमत, कभी वो पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है, और एक टकराव की सूरत नज़र आ रही है पार्लियामेंट हुकूमत तो खैर चारों शानी चित है, पार्लियामेंट और जनाब सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा सर अगर ये टकराव आगे बढ़ती है? देखिए, अगर टकराव आगे बढ़ेगा तो उसका नुकसान तो सिंपल होना है, वो होना है आवाम को, वो पब्लिक को, वो आइन को, और उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत को। तो मेरा ख्याल है कि इनको जितना जल्दी हो आइन के ताबे आएँ, और सुप्रीम कोर्ट को एक अखलाकी फतह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दे दिया, और जिसके अमल दरामद के लिए ये सारी आगे मूवमेंट्स चल रही हैं। तो लेकिन सर यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा सर, ये देखें ना, सीनियर तरीन जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं है, और जो बेंच बनी है उसमें तमाम जूनियर्स को लिया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया है इन्होंने, सर ये आप जस्टिफाई करेंगे इसको? देखें, पहली बात तो यह है कि ये डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की। उन्होंने अपनी, देखें, जब उन्होंने 5 मेंबर बेंच बनाया तो भी एतराज आया, उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया तो भी एतराज आया, 3 मेंबर बेंच बनाया तब भी एतराज आया। अगर वो फुल कोर्ट भी बना देते तब भी एतराज आना था। आज वो उन्होंने ये तो नहीं कह रहे कि फुल कोर्ट बना दे तो हम मान लेंगे कि जनाब हम फंड्स भी दे देंगे, नफरी भी दे देंगे। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर लें, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमने नहीं देने, हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास हमने नहीं देना। तो जब इनका तरीकाकार और तर्ज अमल यही है, ये तो आप कभी करारदाद के पीछे छुपते हैं, कभी फुल कोर्ट के पीछे छुपते हैं, कभी किसके पीछे छुपते हैं। तो ये अलग बात है कि ये तो इंटरनल इशू है सुप्रीम कोर्ट का, उनके बेंचेस का। लेकिन पीडीएम को या मौजूदा पार्लियामान को ये एक हथियार नहीं दिया जा सकता कि जब आपका दिल करे आप इलेक्शन कराएं। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का, तो फिर कल क्या गारंटी होगी कि आप 1.5 साल में इलेक्शन कराएंगे, या 2 साल में कराएंगे, या 5 साल में कराएंगे, या नहीं कराएंगे। तो ये नॉमिनीज के जरिए तो हमने मुल्क को नहीं चलाना ना, क्योंकि सब्सटेंटिव पार्ट है हमारे आइन का, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आर्टिकल 2A के तहत, जिसमें कहा गया है कि आपने तमाम अमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाने। तो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए तो ज़ाहिर इलेक्शन के जरिए ही आपने जाना है ना। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के ऊपर रेफरेंस मौजूद है, तो जब रेफरेंस आ गया है तो यकीनन आप समझते हैं कि जी उसका फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है कि आया ये रेफरेंस सही है या गलत है। उसका इजलास जाहिर है वो भी चीफ जस्टिस के इख्तियार में है, वो नहीं बुला रहे हैं। तो ये आप इसको ज़रा सा बताएं, फिर मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए, नहीं, रेफरेंसेस तो वो उसके जो चेयरमैन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बुलाना है। और रेफरेंसेस कभी फ्रिवलस भी होते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो ये बहरहाल उनके और इन कैमरा ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, बाहर तो नहीं आया करती हैं, और हमारे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने इजलास बुलाया नहीं बुलाया, क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं। वो तो सबके खिलाफ आए हुए हैं प्रोसीडिंग, वो तो काजी फाइसा साहब के खिलाफ भी आए हुए हैं, बाकी लोगों के खिलाफ भी आए हुए हैं, और वो कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं है, वो कंप्लेंट्स हैं आम आदमियों की तरफ। नहीं सर, ये तो देखिए ना, माजरत के साथ एक सदर के जरिए हुकूमत ला सकती है, लेकिन रेफरेंस के लिए तो सर कानून ये कहता है कि एक आम शहरी भी रेफरेंस ले जा सकता है किसी जज के खिलाफ, और उसका फैसला नहीं, कंप्लेंट कह लें, रेफरेंस कह लें, दरख्वास्त कह लें, लेकिन मसला तो सर वो है कि वो उनके खिलाफ आया। इसका फैसला तो
चीफ जस्टिस नहीं करेंगे ना सर, इसका फैसला तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मसलन बाज़ाब्ता उसमें डेजिग्नेशन मेंशन है, तो ये होना चाहिए। आप सर मुतालबा करेंगे? बस मैं जाऊं ब्रेक पे सर, मेरा ख्याल है वो चली गई, लाइन कट गई है। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अमानुल्लाह समरानी साहब से सवाल करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अमानुल्लाह किमरानी साहब, मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखें सामने आपकी चीज़ें मौजूद हैं, खुली जंग है सर, तो जंग में अब पार्लियामेंट के पास और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है सर कि वो अपनी पार्लियामेंट को जो गैर महफूज हो गई है उसको महफूज किया जा सके, हुकूमत जो गैर महफूज नज़र आ रही है उसको महफूज किया जा सके? क्या ऑप्शन है आपकी नज़र में, क्या ऑप्शन है सर? सर मैं ऑप्शन की तरफ आता हूँ, 1 मिनट में मुझे इजाजत दें तो Yes. मैं कौम को आपके तवज्जो से बता बोलें सकूं बोलें बोलें कि आखिर इशू क्या है, आखिर मसला क्या है, क्योंकि इसमें लॉजिकल बात भी करनी है। शोएब शाहीन साहब बैठे हुए बड़े जीरक इंसान हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, उनके जहन में भी है, क्योंकि ये जो कुछ इन्होंने मुअत्तल किया है आज प्रोपोज लेजिस्लेशन को, लेजिस्लेशन नहीं है, यस प्रोपोज लेजिस्लेशन को उन्होंने मुअत्तल कर दिया कि जी इस पर अमल दरामद न हो, तो अभी अमल दरामद शुरू ही नहीं हुआ, कहाँ से रोकेंगे सर? ये बात ये है कि इसके अंदर 3 चीजें हैं, आप भी जहन में रख लें कि आखिर ये क्या भला क्या है, प्रैक्टिस प्रोसीजर में कौन सा गुनाह किया है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में मुदाखलत हुआ है। एक चीफ जस्टिस को सिर्फ जो है उसका अना, उसकी वादानियत, उसकी खुदाई के अंदर मुदाखलत जरूर है, ये मैं कहूँगा। कोर्ट को तो उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, इस तरह किया है कि पहले सो मोटो नोटिस जो है एक फर्द वाहिद लेता था, इस कानून ने ये कहा, उन्होंने कोई वजीर या अटॉर्नी जनरल को नहीं रखा मेंबर, उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जो आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे इसी सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को कहा कि जी वो इसके साथ बैठ जाएं और फैसला करें किस चीज को सोमोटो बनता है, जो नहीं बनता। और इंडिया में ऐसा होता है। और नंबर 1 तो एक फर्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट कहना ये जुल्म है, ये बददियांती बेशर्मी है, मैं कहता हूँ इंतहाई बेशर्मी है कि फर्द वाहिद को अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आइन में नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है 176 कहता है वो जजेस और सुप्रीम चीफ जस्टिस है। हु इज चीफ जस्टिस? नथिंग। आप इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से 8 जज बिठाते हैं, उनका भी स्टेक भी लाते हैं इंटीग्रिटी को, अपने गिरोह बंदी में उन शरीफ शुरफा को भी आपने घसीटा है, उनमें से अच्छे लोग भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं आयशा मलिक की बात कर रहा हूँ कि वो अच्छी खातून है, बदकिस्मती है इसकी घेरे में सिर्फ अना में आई हुई है कि उसका काजी साहब का जुर्म ये है कि उसने, हालांकि काजी साहब की चैम्बर की है, ये इकट्ठे काम किए उन्होंने, और आज जो है वो इसलिए मुखालिफ है, काजी साहब ने असूल की बुनियाद पर उसकी मुखालफत की, सिन्नाटी की बुनियाद पर, वो कहते हैं आपने मेरी क्यों मुखालफत की, हालांकि काजी साहब के सामने तो ये बात थी भाई सीनियर आप नहीं हो तो आप क्यों आ सकते, बिल्कुल कोई भी हो, बिल्कुल कि मैं खातून भाई खातून खुदा कर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बना दे, मगर जो एक असूल है काजी साहब कहते हैं मैं उसको कैसे छोड़ूं, सही। तो वो आज नतीजा ये हुआ कि उसके अपने चैम्बर की आज मुखालिफ सफ में खड़ी है। अब ये कोई बात है? आप इतनी जज हैं, इतनी माशाल्लाह अच्छी जीरक खातून है, अच्छी जज हैं, और आपने जाके गिरोहबंदी में शामिल हो गई। दूसरी बात उसके अंदर क्या है, दूसरी बात ये है कि जनाब जब सो मोटो लिया जाएगा उसमें 5 जज लाजमन बैठेंगे, 3 जज नहीं बैठेंगे, 5 जज बैठेंगे सीनियर, वो सो मोटो का केस सुने, उस पर भी एतराज है। भाई इसमें क्या एतराज है? 5 सीनियर जज बैठे, आज चीफ जस्टिस जो है बंदियाल है, कल कोई और होगा, इसके बाद कोई और होगा, एजाजुल हसन भी चीफ जस्टिस बनेगा, तो भाई 5 जो सीनियर जज हैं वो बैठे सो मोटो सुने। तीसरी बात, बड़ी जो बात है उसके अंदर ये है कि भाई ये सो मोटो है वो पहली मर्तबा एक फोरम है, पहली मर्तबा, वरना तो सिविल से शुरू होता है पहली मर्तबा, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सिविल से शुरू होता है, मजिस्ट्रेट से, सेशन है, डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट है, रिवीजन है, रिव्यू है, सारे फोरम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है, तब जो है जाकर सर वो कर लिया सर, ये आ गई बात डिस्कशन का हिस्सा बन गया। आखिर कौन सा जुर्म है जो पार्लियामेंट ने किया? चले आपने नहीं किया है जुर्म, वो समझते हैं जुर्म है। आप पार्लियामेंट को अपना असर्ट करना चाहिए, दिमाग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, 342 लोग हैं, उनमें बेशक आधे लोग चले गए, कोई बात नहीं, मगर पार्लियामेंट मुकम्मल है,
कानूनी और आईनी लिहाज से पार्लियामेंट मुकम्मल है। क्या तो उनको- मुकम्मल है? वो तो भड़कियां सुनता हूं मैं रोजाना नहीं, सुबह उनको शाम अपना सर। काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है। जो लोग जो है सीनियर नहीं है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें और उनको घर भेज दे। सिंध हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उस केस को चलाएं और उसको चलाने के बाद जो जूनियर जज है उनको निकालें और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के ऊपर PLD 96 सुप्रीम कोर्ट 324 के तहत और इसके बाद PLD 98 सुप्रीम कोर्ट 961 के तहत क्या judgment पार्लियामेंट मौजूद क्या है। पार्लियामेंट जजेस की जो एज है या जजेस की रिटायरमेंट है उसको कम और ज्यादा कर सकती है? सर वो तो आइन में कर सकती है, मगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आएगा यस। उसके अंदर जो है वो इस पर सोच सकती है, मगर देखने की बात है कि वो आइन का इशू बन जाएगा। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है सर इस मौके पे, जबकि वहाँ 4 रेफरेंसेस मौजूद हैं? हुकूमत के पास ये रेफरेंस है कि वो एक आर्डर, प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए वो जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें। वो सर चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, उसमें एक जजमेंट आया हुआ है। उस जजमेंट की रोशनी में वो कहते हैं जी अल्ट्रा वायरिस हो गया है। वो जजमेंट है एक पर्सन का, पर्सोनम है, और ये जो है जजमेंट एड रेम नहीं है। तो चौधरी इफ्तिखार को उसका रिलीफ मिला था, मगर इसका मतलब नहीं हर केस के अंदर चौधरी इफ्तिखार वाला केस तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ तो केसेज ये है कि मिसकंडक्ट है, कोर्ट के आइन की खिलाफ वर्जी का मिसकंडक्ट का चार्ज है लोगों के ऊपर। तो जब चीफ जस्टिस के ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज है उसको तय करने के लिए लाजमी है एक आर्डर निकाला जाए। फेडरल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाता है, उस आर्डर के रोशनी में या जो है कार्रवाई करे, उनको एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए और लेकिन सर इससे पहले मुझे ये लग रहा है, तो मैं इस पे थोड़ा सा राय लेके रोकड़ी साहब की तरफ जाऊं, मुझे ये लग रहा है क्योंकि इन्होंने तो पैसे नहीं देने मना कर दिया, कमेटी ने भी, ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने, मुझे ये लगता है कि जो नोटिस दिए गए हैं वज़ीर आज़म तक भी पहुंचा है, तो वज़ीर आज़म इस केस में नाअहल होने जा रहे हैं और 42 अरकान जिन्होंने साइन किया है वो भी नाअहल होने जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे सर आप? सर बात तो ये रोकने का तो यही है कि जिस बुनियाद पर वो जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के अंदर मेरा मशवरा माने कोई, जिस बुनियाद पर जा रहे हैं वो है SMC 1 ऑफ 2023 के जी SMC है, वो सो मोटो लिया गया है, सो मोटो केस नंबर 1 में, जिसके अंदर बाद में ये हुआ कि इलेक्शन कराया जाए। 3 मेंबरों ने कहा, 9 मेंबरों से चला, 7 आया, 7 से 5 हुए, फिर 3 ने फैसला दे दिया। सर ये जजमेंट तो है ना, 189 की वायलेशन करेंगे तो तौहीन अदालत तो बनेगा सर। 189 4 जज कहाँ से आए हैं? वो बठिंडा से आए थे क्या? वो 4 जजों का फैसला मौजूद है, मैं यही बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ उस 3 जजों वालों को फैसला कह रहे हैं। मेरे नजदीक जो अक्सरियत है उन्होंने इसको डिसमिस किया है। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर जाएगा, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच मानते ही नहीं है ना सर। तो न माने, डिनोटिफाई न करे, ये खुद तो जाके नहीं पकड़ेगा उसको, कमीशन को डिनोटिफाई न करे किसी को। प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होता है, इलेक्शन कमीशन जो है डिनोटिफाई न करे किसी को, कहते जी हमारे पास इलेक्शन कमीशन तो सर खुदा के लिए इतना रो रहा है अपने इख्तियारात होने के बावजूद, वो पार्लियामेंट चला गया है। वो डिनोटिफाई तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन करेगा ना। तो सर वो कहे कि जी मेरे पास 4 जजों का फैसला मौजूद है। ठीक है सर, जो है डिसमिस हो चुका है। सर आप समझते हैं कि जी इसमें इलेक्शन कमीशन पे जाएगा, यहाँ तो वजीर आजम भाग रहा है, इलेक्शन कमीशन भाग रहा है। जी रोकड़ी साहब, वजीर आजम को मैंने पूछा PMLN के कुछ लोगों से कि यार ये तो अगर ऐसा हुआ तो वो तो इनको तौहीन अदालत पे वज़ीर आज़म फारिग हो रहा है, तो मुझे जवाब क्या मिला है? जवाब ये मिला है कोई बात नहीं, हम दूसरा वज़ीर आज़म ले आएंगे। तो सर यहाँ ये क्या इनकी जो हुकूमत है, ये 85 के शेरों के अंदर गीदड़ छुपे हुए हैं, पूरी की पूरी हुकूमत बुज़दिलाना अमल कर रही है, तो ये तो होना है। क्या कहेंगे सर? 4 मिनट है आपके पास। डॉक्टर साहब इससे पहले जाते हैं शोएब शाहीन साहब पे। उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। जी कौन सा इलेक्शन? यानी आज मैं वो इंटरव्यूज़ देख रहा था, वो जो PTI के चेयरमैन साहब हैं वो टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए हैं, सिंगल हैंडेड, कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं है, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, कागज़ पकड़े हुए हैं, सिंगल हैंडेड एक आदमी MPAs के इंटरव्यू कर रहा है और वो सिंगल हेडेड उनमें से जिसको दे देगा। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बेसिकली दीवार के पीछे से इशारे आने हैं, इशारों के ऊपर टिकट मिलने हैं। मुझे ये बताएं शोएब शाहीन साहब इतने बड़े कानूनदान हैं,
जो उस नादान बच्चे के एक फ़ोन तोड़ने के बाद दोबारा जो वो फ़ोन वही मांग रहा है, उस पर कम से कम इनको ये कहना चाहिए था कि उसने 2 असेंबलियां गलत तोड़ी और आज सिंगल हैंडेड बैठ के वो इंटरव्यू लेके लोगों को दान कर रहा है, तेरा टिकट है, तेरा टिकट है। ऐसे आदमी की जिसकी दिमागी कैफियत ये हो, आप इसके लिए बयान दे रहे हैं कि इसको इलेक्शन में जाना चाहिए, और आप ये नहीं कि जनरल इलेक्शन एक होना चाहिए। और ऐसे मैनेस जो इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पे पैदा हुए हैं कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात और अपने जहन और अपनी थियोक्रेसी के आइडियाज़ के ऊपर चलते हुए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया है, आप कुछ उनकी गिरफ्त करते और कहते कि तरस खाओ इस कौम पे, जाओ आगे कि एक जनरल इलेक्शन प्रॉपर इलेक्शन हो। नेशनल असेंबली से वो भाग गया, प्रोविंशियल असेंबलीज उसने तोड़ दी हैं, और शुएब शाहीन साहब जैसे बंदे बैठ के कह रहे हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए। यही सवाल चीफ जस्टिस से बनते हैं कि ए काजी अकबर, इतने बड़े मकाम के ऊपर बैठकर तू ऐसे बंदे की वकालत कर रहा है या उसको प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं कि जिसकी ज़हनी कैफियत यह है कि वो सिंगल हैंडेड आज इंटरव्यू कर रहा है। इनको दोबारा पार्लियामेंट में लाकर आप क्या कमाल कर लेंगे? ये जो अभी बैठे हुए हैं इस नेशनल असेंबली के अंदर, ये फिर भी कुछ कर रहे हैं, बुजदार नहीं है। वो बुजदार लेके आएगा और बुजदार के साथ बुजदार जैसे स्टूज लाएगा जिनको वो सिंगल हैंडेड टिकट दे रहा है, इसका टिकट है, इसका टिकट है, इसका टिकट है। डॉक्टर साहब, हमें इनके इसके यानी हम किधर जाएं, किसको जाके कहाँ कहें? और फिर कल्ट है, कल्ट का ज़हूर है, और बच्चे हैं वो अल्लाह ताला के कुरान की आयत को भी चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि इसने ठीक किया, कुरान की आयत को भी वो देवल से हम इसे डिनाई करते हैं। इससे बड़ा इस कौम के साथ या इस आने वाली नस्ल के साथ और बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ को तो मैं फिर कहता हूँ कि बड़े हम्बली, बड़े तरीके के साथ, जो मैं पहले समझता था कि ये हम भी उस वक्त शामिल थे कि मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, फिर इसके साथ मिले तो पता चला कि अल्लाह का शुक्र है इससे जान छूटी कि ये बेड़ा गर्क तो जो हुआ था, इसने तो आग लगा के टुकड़े टुकड़े कर देना था। इन पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं जो सुन रहा हूँ अमानुल्लाह खान की बातें बड़ी वैलिड हैं, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर वैलिड है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको इसी पॉइंट को ही वो पकड़ ले कि 4-3 वाला तो इलेक्शन कमीशन अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाएगा। और पार्लियामेंट जिस तरीके से जा रही है, हमारी निजात इसमें है कि वो अपने स्ट्रांगली डिसीजंस ले, मुल्क के लिए डिसीजंस ले, कड़वे घूंट चाय पीने पड़े पिए, और डरे ना। कोई ज़रूरत नहीं है इससे डरने की। वो जो बैठा हुआ ज़मान पार्क, ही इज़ नथिंग। सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा बोलता है और पंजाब की ज़मीन है, यही ज़रा केपी के अंदर बैठ के ऊंचा बोले, यही ज़रा बलूचिस्तान के अंदर जाके बैठ के ऊंचा बोले, इवन सिंध के अंदर जाके बैठ के ऊंचा बोले तो उसको जवाब मिल जाएंगे। वो क्योंकि पंजाब में बैठा है, नाराज़ होइएगा, पंजाब वाले हमेशा हर किसी के आगे सलाम कर देते हैं। ठीक है, उसके लेवल का बंदा। बस एक जुमला कहूंगा सर, वक्त खत्म हुआ चाहता है, एक जुमला कहूंगा सर, और वो ये है कि खुली जंग में जिसने इनिशिएटिव लिया, जिसने पहल की, वही सिकंदर है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, दोनों मेहमान रिया, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।